रिसर्च क्या है? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ पर्पसफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी या फिर कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस। यहाँ पर देखिए प्योरली शब्द लिखा है कि सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए ही होती है। कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, या फिर आ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ये क्या होता है? एक रैंडम या बिना किसी प्लान के एक प्रोसेस होता है जो खोज करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों है? एक पर्पसफुल होता है, इस रिसर्च का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। रिसर्च क्यों करते हैं हम, उसके पीछे क्या पर्पस है। देन सिस्टमेटिक होती है। इसमें क्या है, जब हम रिसर्च पढ़ा रहे थे उसमें स्टेप्स बताए थे कि कितने स्टेप्स में रिसर्च होती है, कौन सा स्टेप कहाँ होता है, मेथडोलॉजी क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, कैसे थीसिस लिखते हैं, तो ये सब हमने स्टेप्स में बताया था। तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, सिस्टम से चलती है। अब पहले क्या है, किसी प्रॉब्लम को आप सर्च करोगे कि आप कोई प्रॉब्लम है, देन उसके बाद फिर उस पर हाइपोथेसिस वगैरह बनाओगे, तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है क्या, रिसर्च। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ एक डिफाइन ले लेते हैं किसकी, क्रैसवेल की। तो क्रैसवेल ने बोला है रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, स्टेप्स की, जिसमें क्या करते हैं हम, यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। किसी भी जानकारी को हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और देन फिर इसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, किसी टॉपिक या इशू की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यही क्या है, रिसर्च है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने को रिसर्च कहते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रिसर्च। कोई प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है और वही क्या है, हमारी रिसर्च है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गुड रिसर्च एम्स एट। जो जितनी भी अच्छी रिसर्च होती है उनका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल हो सकता है। डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ये भी हो सकता है। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स, हो सकता है मे बी। तो नन ऑफ द अबव, ये तो है नहीं। तो गुड रिसर्च का इनमें देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो वो आपको देना होता है। ये यूजीसी जो एग्जाम आता है तो उसमें क्या है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा आपको वही देना होता है। बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल हो सकता है, रिसर्च जो अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। गुड रिसर्च का एम क्या होता है, वो आपकी जनरल लेवल पर हो, थ्योरीज को क्या करे, डेवलप करे, और प्रिंसिपल्स को क्या कर रही हो, डेवलप कर रही हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रैंड थ्योरी। एक ग्रैंड थ्योरी आप किसको बोल सकते हो, जो एक्सप्लेन कर रही हो इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ए, कॉन्सेप्ट बी, तो इनका क्या है, इंटर रिलेशनशिप जो भी है इनके बीच में, उनको क्या है, एक्सप्लेन करना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड थ्योरी, या फिर इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट। ग्रैंड थ्योरी क्या होती है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज आपको दिखाई ना दे, अमूर्त बोलते हैं जिसको। या फिर ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन अ डिसिप्लिन। ग्रैंड थ्योरी हम उसको बोल सकते हैं जो क्या है, करे, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दे किसका, फिनोमिना का, किसी भी डिसिप्लिन में। कोई मैथ्स वगैरह, मैथ्स है, साइंस है, या फिर सोशल साइंस है, मतलब जो भी इसमें फिनोमिना है उनका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दे, उसको हम ग्रैंड थ्योरी बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो क्या है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दे किसी फिनोमिना का किसी भी डिसिप्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज। यहां पर बोला गया है
जो नॉलेज है, द आइडिया दैट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो आपको तजुर्बे से जानकारी मिलती है उसको आप क्या बोलोगे? एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिल रही है तो उसको क्या बोलोगे? रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक या एम्पिरिसिज्म। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग अलग होता है, लॉजिक अलग अलग आना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पिरिसिज्म। तो ये नॉलेज जो होती है जो आपको एक्सपीरियंस से आती है वो एम्पिरिसिज्म होता है इन चारों में। तो ये अब हमने क्या है जो लेक्चर करा है उसमें डिटेल में, और बाकी अभी इसको हम बताएंगे कि एम्पिरिसिज्म क्या होता है। एक दो क्वेश्चन बाद आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्योरी इज डिफाइंड एज। थ्योरी किसको बोला जाता है? सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, कि जो स्टेटमेंट हैं उनको क्या है सिस्टमेटिकली सेट किया जाए उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। या फिर लॉ लाइक जनरलाइजेशन, जो कोई नियम होते हैं, लॉ होते हैं मतलब जनरल लेवल पर, उनको क्या है थ्योरी बोला जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या है सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स को भी आप क्या है थ्योरी बोल सकते हो, और लॉ लाइक जनरलाइजेशन को भी आप थ्योरी बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू। एपिस्टेमोलॉजी आप किसको बोलते हो? अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंस, वो टर्म जो किसमें सोशल साइंस में यूज की जाती हो। या अ टर्म यूज टू स्टडी द टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज को क्या है जिसको स्टडी की जाए उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पर क्या है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये क्या है एपिस्टेमोलॉजी या अ टाइप ऑफ इंटरवेनिंग टेक्निक। तो इनमें क्या है करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो सिक्स्थ का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है नॉलेज जो है, नॉलेज के थ्रू या कोई भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो नॉलेज को तो वो एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एपिस्टेमोलॉजी और एम्पिरिसिज्म, जो अभी एम्पिरिसिज्म थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आया था ये, कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी और एम्पिरिसिज्म को। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज की जो स्टडी होती है उसको क्या एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ये डील करती है किससे? ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। आपको नॉलेज कैसे एक्वायर करनी है, डील करता है उसके ओरिजिन से, कहाँ से कैसे करनी है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या मेथड है नॉलेज को एक्वायर करने के। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में। ये टर्म सबसे पहले किसने दी? फ्रेडरिक फेरियर ने। फ्रेडरिक फेरियर ने एपिस्टेमोलॉजी टर्म को पहली बार यूज किया था। अब नॉलेज को भी एक्वायर करने के दो तरीके हैं, टू वेज हैं। वो कौन कौन से? एक रैशनलिज्म हो सकता है, एक एम्पिरिसिज्म हो सकता है, जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में देखा था। तो रैशनलिज्म किस पर डिपेंड करता है? रैशनलिज्म टेंड टू बिलीव दैट लॉजिक एंड रीजन एज द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। रैशनलिज्म वाले क्या है बोलते हैं कि लॉजिक और रीजन से ही आप जो नॉलेज गेन करते हो वही किस में आती है? रैशनलिज्म में। इसमें क्या है? माइंड इज गिवन द अथॉरिटी ओवर सेंसेस। इसमें जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, उसको सेंसेस से ज्यादा अथॉरिटी दी गई है। किसमें? रैशनलिज्म में। किससे? सेंसेस से। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनसे ज्यादा क्या है अथॉरिटी दी है माइंड को। दिस इज बेसिकली अ प्रायर यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजन कम फर्स्ट टू कंक्लूड समथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से पहले इन्होंने क्या है जो रीजन है, लॉजिक है, उन सबको रखा है। और ये किससे एसोसिएट होता है? डिडक्शन से। इंडक्टिव डिडक्टिव हमने काफी डिटेल में कराई थी रिसर्च, तो आप उनको देख सकते हो। एम्पिरिसिज्म में क्या है? इस पर सेंसिस पर फोकस किया जाता है। एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट सेंसिंग एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर नॉलेज।
तो यहाँ पर जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको क्या है, अथॉरिटी दी गई है। यहाँ पर बोला गया है एम्पिरिसिज्म में जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं किससे, माइंड से। The senses give us all our raw data about the world and without this raw material there would be no knowledge at all. This is termed as a or theory. It is related to induction. ये इंडक्शन से रिलेटेड होती है और रैशनलिज्म डिडक्शन से। देखिए आपने यहाँ पर क्या है, पेड़ है कोई, अब ये कोई इंसान है तो इसने क्या है, इस पेड़ को देखा बस। अब देख के ये इसके बारे में सोचेगा, ठीक है, ये पेड़ कैसा है, पत्तियां कैसी हैं और यहाँ पर स्टेम कैसा है, तो किस तरह का पौधा है। तो अगर पहले इसने देखा तो ये क्या है, अपनी आइज का प्रयोग किया तो ये क्या है, एम्पिरिसिज्म में आ जाएगा। 5 सेंसेस में से एक सेंस जो आई है हमारी उसका यूज कर रहा है, देन बाद में ही तो सोच रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग तो एम्पिरिसिज्म वालों के होगा कि पहले सेंसेस का यूज हुआ देन माइंड का यूज हुआ। रैशनलिज्म वाले बोलते हैं कि जो कोई भी चीज है उसके पीछे लॉजिक और रीजन होता है, तभी आप नॉलेज को एक्वायर करते हो। तो इन्होंने क्या है, माइंड को ज़्यादा अथॉरिटी दी, इन्होंने सेंसेस को। आई होप एपिस्टेमोलॉजी, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो एपिस्टेमोलॉजी का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ थ्योरी पूछा है, थ्योरी का फंक्शन। इंटीग्रेशन एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, कि जो करंट नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करना और समराइज करना, ये क्या है, थ्योरी का फंक्शन है। मेकिंग प्रेडिक्शन बनाना या किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही इसका फंक्शन है थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिक्स मीन्स। मेटाफिजिक्स हम किसको बोलते हैं, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। या फिर एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ये एक्सप्लोर करती है जो अल्टीमेट रियलिटी है नेचर की उसको। या फिजिक्स ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। या वेदर के बारे में, फिजिक्स ऑफ वेदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या है, जो नेचर की अल्टीमेट रियलिटी है उसको एक्सप्लोर करता है। तो यही क्या है, मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स किसकी ब्रांच है, ये फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, ये फिलोसफी की ब्रांच है जो डील करती है किससे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। तो ये इन सब चीजों के बारे में बताती है। इट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद एपिस्टेमोलॉजी। ये किससे कनेक्ट है, एपिस्टेमोलॉजी से, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, 6th क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रीड पर्सन। तो यहाँ पर बोला गया है एक जो रिसर्चर है उसको क्या है, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, वेल रीड पर्सन होना चाहिए। या फिर आ रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, एक जो रिसर्च है वो अनदर रिसर्च को जन्म देती है, बिल्कुल। ऑल रिसर्चर कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कोई भी रिसर्च है आप करने वाले हो वो क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जो भी रिसर्चर होते हैं वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे भी हेल्प लेते हैं। या फिर अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, एक गुड रिसर्चर क्या है, एक उसको नाइस पर्सन होना चाहिए। तो नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए रिसर्चर को क्या है, वेल रीड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अच्छी एक रिसर्च नहीं हो पाएगी। इसमें क्या है, जो वन रिसर्च गिव्स टू अनदर रिसर्च, बिल्कुल दे सकती है। जो रिसर्च होती हैं वो एक दूसरे पर ही डिपेंड होती है। जैसे ए रिसर्च हो गई, बी इस पर डिपेंड होगी, बी
ये डेटा यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है। ऑल रिसर्चर कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता है। इसमें जो लूप होल्स रहे होंगे उन्हीं को तो सॉल्व कर रहे हैं जो न्यू रिसर्च हो रही है। तो ये भी, तो आ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि एक गुड रिसर्चर को एक नाइस पर्सन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज बाय, जो रिसर्च की क्वालिटी है वो किससे जज की जा सकती है? रेलिवेंस ऑफ रिसर्च, मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ द रिसर्च या एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। तो यहाँ पर रिसर्च की क्वालिटी को आप किससे कर सकते हो? रिसर्च की क्या रेलिवेंस है, मैथडोलॉजी कौन सी अडॉप्ट की गई है रिसर्च के दौरान, रिसर्च की डेप्थ देखकर या रिसर्चर का एक्सपीरियंस देखकर। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो मेथडोलॉजी आपने अडॉप्ट की है किसमें, रिसर्च को करते हुए। तो यहाँ पर क्या है, रिसर्च की क्वालिटी उसी से जज की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।